हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग जोन। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नर्सिंग ट्यूटर एग्जाम के बारे में। नर्सिंग ट्यूटर का एग्जाम हुआ था एलएचएमसी का, सुष्मिता सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल के लिए हुआ था। ठीक है, 7 जून को एग्जाम हुआ है, कल ही एग्जाम हुआ है एंड इसके पेपर का आज हम रिव्यू करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किस किस के लिए, जो भी लोग नॉरसेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे नॉरसेट 11 या नॉरसेट 12 या फिर एम्स एमएससी नर्सिंग या किसी भी एमएससी नर्सिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? 120 क्वेश्चन इस पेपर में आए थे। 120 में से आप ये मान के चलो कम से कम 60% से ज़्यादा क्लिनिकल क्वेश्चंस थे, जो कि नॉरसेट के लेवल के थे। समझ रहे हो, नॉरसेट के लेवल के क्वेश्चंस आए हैं और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। कोई भी इजी या ऐसा कुछ क्वेश्चंस नहीं थे, बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस थे और बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। तो चांसेस हैं कि यहाँ से एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसी तरीके का बनकर आ सकता है नॉरसेट 11 में या फिर एम्स एमएससी नर्सिंग में। ठीक है, क्यों आ सकता है एमएससी नर्सिंग में भी? क्योंकि सीईटी के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। कम्युनिकेशन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हमारा एक सब्जेक्ट होता है टीचिंग के लिए, एंड मैनेजमेंट के और साथ में रिसर्च के, इनके क्वेश्चंस भी आए थे। अच्छे क्वेश्चंस थे क्योंकि ये नर्सिंग ट्यूटर का एग्जाम था, तो इनके क्वेश्चंस तो बनते ही हैं, राइट। बट क्लिनिकल के जो क्वेश्चंस थे ना, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। तो ये क्वेश्चन पेपर हमें सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हो सकता है यही कॉन्सेप्ट बिल्ड होकर अभी जो एसजीपीजीआई का भी एग्जाम आने वाला, वो भी आजकल नॉर्थ सेट वाला पैटर्न फॉलो करने लगे। सभी को पता है प्रीलिम्स और मेंस होने लगा, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो जाएं। तो कोई किसी चीज़ का कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है कभी भी रिपीट। ये आप देख सकते हैं किस पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। ये वैकेंसी नंबर यहाँ पर लिखा है, एडवर्टीजमेंट नंबर लिखा है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करना। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द फर्स्ट क्वेश्चन सेज द 10-year-old चाइल्ड, 10 साल का एक बच्चा है जो कि एक्सीडेंट हो गया, जिसका उसको लेसरेटेड वुंड्स हुए हैं बहुत सारे, एंड उसको टेटनस का इंजेक्शन हमें लगाना है। बेसिकली टेटनस प्रोफाइलैक्सिस देना है मुझे, है ना। प्रोफाइलैक्सिस हम देंगे क्योंकि किसी को भी लेसरेटेड वुंड्स होते हैं तो टेटनस देना पड़ता है हमको। हिस्ट्री है उसकी कोई भी नहीं है, मतलब कोई हिस्ट्री नहीं है, नो हिस्ट्री ऑफ टेटनस वैक्सीन। कोई भी टेटनस वैक्सीन उसे पहले नहीं लगा है पास्ट में। अब पूछा गया है कि मैनेजमेंट क्या करोगे, राइट। क्वेश्चन समझ में आया? बच्चा आरटीए का है, उसको चोट लगी है, लैसरेटेड वुंड्स हैं, टेटनस का प्रोफाइलैक्सिस होना है, हिस्ट्री नहीं है उसकी कोई टेटनस वैक्सीन की, कोई वैक्सीन नहीं लगा है उसके अभी तक। तो क्या आप ट्रीटमेंट करोगे? 4 ऑप्शन हमारे सामने। इन द फर्स्ट क्वेश्चन, टेटनस टॉक्सोइड एंड वुंड डिब्राइमेंट। तो टेटनस टॉक्सोइड लगेगा उसके? यस, लगाना चाहिए। वुंड डिब्राइमेंट क्यों करना चाहिए? क्योंकि उसका लैसरेटेड वुंड्स है। लैसरेटेड वुंड्स में जो ट्रीटमेंट होता है वो वुंड डिब्राइमेंट भी होता है। ट्रीटमेंट प्लान में वुंड डिब्राइमेंट भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, चाहे सूचरिंग करके हो या फिर किस भी तरीके से हो, वुंड डिब्राइमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, टेटनस टॉक्सोइड, टेटनस इम्यूनोग्लोबिन एंड वुंड डिब्राइमेंट। अब देखो, पहला ऑप्शन सही लग रहा था लेकिन पहला ऑप्शन आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इम्यूनोग्लोबिन नहीं है, राइट। आईजीजी यहाँ पर नहीं दिया गया टेटनस का, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब देना। टेटनस का देखो क्या होता है, एक तो हमारा टेटनस का टॉक्सोइड लगता है और एक टेटनस का इम्यूनोग्लोबिन लगता है। ये दोनों चीज़ें लगना ज़रूरी होता है। जब भी कोई आरटीए का पेशेंट आता है ना, लैसरेटेड वुंड्स जिसका हो और मल्टीपल लैसरेटेड वुंड्स हो, तो वो बहुत ज़्यादा रिस्क पे है टेटनस के। तो उसको ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉक्साइड लगाना है या आईजीजी लगाना है, उसके दोनों ही चीज़ें लगनी ज़रूरी हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। दोनों में से आपको कोई भी मिस नहीं करना। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में इम्यूनोग्लोबिन नहीं था, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में इम्यूनोग्लोबिन भी है, टॉक्साइड भी है, डिब्राइमेंट भी है, तो ये हमारा कहीं ना कहीं एक फुल फ्लेज कंप्लीट ऑप्शन बन जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन इज ओरल पेनिसिलिन। ठीक है, टेटनस इम्यूनोग्लोबिन वुंड डिब्राइमेंट। अब देखो यहाँ पर टेटनस टॉक्साइड मिस हो गया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ओरल पेनिसिलिन हम दे सकते थे अगर पेशेंट को हमें इन्फेक्शन का रिस्क लग रहा था। अगर हमें लग रहा है कि पेशेंट को रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है तो शायद ओरल पेनिसिलिन दिया जाता शायद। बट यहाँ पर टेटनस टॉक्साइड मेंशन ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ओरल पेनिसिलिन, टेटनस टॉक्साइड एंड वुंड डिब्राइमेंट। अब यहाँ पर इम्यूनोग्लोबिन मेंशन नहीं है फोर्थ ऑप्शन में, तो क्या किया जाएगा? आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन इज द आंसर। करेक्ट आंसर इज बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में आता है। सेकंड क्वेश्चन कहता है, 10 साल का एक बच्चा है जिसको डायग्नोस हुआ है टाइप 1 डायबिटीज 6 महीने पहले। ठीक है, एंड उसको क्या है, पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल है, उसका ग्लाइसेमिक कंट्रोल सही नहीं है। HbA1c उसका हमने चेक कराया
एंड ही वॉज अर्लियर ऑन रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। पहले वो किस चीज पे था? रैपिड एक्टिंग इंसुलिन पे था, जिसको हम लिस्प्रो भी बोलते हैं। नाउ ड्यूरिंग द प्रेजेंट विजिट डॉक्टर ऐड करता है ग्लार्जिन, ग्लार्जिन भी ऐड होता है, ठीक है। ठीक है, तो ग्लार्जिन भी हमारा ऐड हो गया है नाइट के टाइम पे विद लिस्प्रो इंसुलिन। तो पहले क्या चल रहा था? पहले सिर्फ लिस्प्रो चल रहा था, अभी लिस्प्रो के साथ हमने ग्लार्जिन भी ऐड कर दिया है, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि एग्जाम्पल क्या हुआ, जो हमने लिस्प्रो के साथ ग्लार्जिन मिलाया है, राइट, लिस्प्रो के साथ जो हमने ग्लार्जिन मिलाया है, किस चीज़ का एग्जाम्पल है? मिक्स स्प्लिट रेजिमेन? नहीं, है ना, मिक्स स्प्लिट नहीं होगा ये, क्योंकि देखो ग्लार्जिन क्या है? ग्लार्जिन एक लॉन्ग एक्टिंग है, इट इज़ अ लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। और लिस्प्रो इंसुलिन क्या है? एक शॉर्ट एक्टिंग या रैपिड एक्टिंग, लिखा भी हुआ है क्वेश्चन में रैपिड एक्टिंग, ठीक है। तो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है। तो यहाँ पर हुआ क्या? लॉन्ग एक्टिंग और रैपिड एक्टिंग इंसुलिन को मिक्स किया जा रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो नहीं है, मिक्स स्प्लिट रेजिमेन नहीं बोलते इसको। मिक्स स्प्लिट क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि हमने इन दोनों को मिक्स नहीं किया है, हमने एक बस ट्रीटमेंट में एड ऑन किया है, हमने इन दोनों को आपस में मिक्स नहीं किया है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस रेजिमेन नहीं बोला जाएगा। कॉन्टिन्यूस रेजिमेन में क्या होता है कि वो कॉन्टिन्यूसली दवाई चलती रहती है, राइट, लाइक सिरिंज पंप के थ्रू वो चलती है ना। तो ये ऐसा तो है नहीं हम लोग डायरेक्टली इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो कॉन्टिन्यूस रेजिमेन में नहीं आएगा, क्योंकि वो तो पंप के थ्रू जाता है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, मॉडिफाइड स्प्लिट रेजिमेन। अब यहाँ पर क्या है? मॉडिफाइड मिक्स स्प्लिट बोल रहा है, तो मिक्सिंग तो हुई नहीं है। आंसर हमारा फिर हो जाएगा बेसल बोलस, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा? बेसल बोलस आंसर हो जाएगा। एंड वाई बेसल बोलस विल बी द आंसर? देखो, ये जो ग्लार्जिन होता है ना, ग्लार्जिन को हम बेसल इंसुलिन भी बोलते हैं, इसका एक और नाम है बेसल इंसुलिन। एंड जो ये हमारा रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है, ये एक तरह का बोलस है, ठीक है। तो इस वजह से जो कॉम्बिनेशन बना ना दोनों का, इसको बोला जाता है बेसल बोलस रेजिमेन। सो द करेक्ट आंसर इज द फोर्थ ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन। अ 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड, 4 साल का एक बच्चा है जिसको ALL हो गया है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। कीमोथेरेपी उसका चल रहा है। OPD में हमने सस्पेक्ट किया है कि उसको एस्परजिलोसिस हो गया है, ठीक है। क्या हो गया? एस्परजिलोसिस हो गया। अच्छा, एस्परजिलोसिस क्या होता है? एस्परजिलोसिस बेसिकली इनहेल्ड होता है। जब कोई एस्परजिलोसिस बेसिकली क्या है? एक तरह का हमारा इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, जो कि किस चीज़ से होता है? इनहेल करने से होता है, ठीक है। तो ये फंगल इन्फेक्शन है जो कि पेशेंट इनहेल कर लेता है, एंड क्योंकि पेशेंट कीमोथेरेपी पे भी है, ALL का पेशेंट है, तो इसका क्या होगा? इसका इम्यूनिटी कम होगा, तो इसको चांसेस है कि इसको इनहेल्ड फंगल इन्फेक्शन के होने के चांसेस हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा? कॉमन साइट पूछा है, राइट, कॉमन साइट ऑफ इन्वॉल्वमेंट पूछा है आपसे। तो क्या साइट होगी? पहला ऑप्शन है स्किन एंड साइनसेस। देखो, स्किन में जो होता है ना, चांसेस फंगल इन्फेक्शन होने का चांस बहुत कम होता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एस्परजिलोसिस। एस्परजिलोसिस जो है स्किन में वो नहीं करता है, इन्फेक्शन कम करता है, ठीक है। तो स्किन का चांस बहुत कम है, या साइनसिस का चांस बहुत ज़्यादा बन जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। स्किन की वजह से पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन इज साइनसिस एंड लंग्स। अब क्योंकि ये इनहेल्ड फंगल इन्फेक्शन है, उसने इनहेल किया है, ठीक है। एस्परजिलोसिस इनहेलेशन से होता है, तो इनहेलेशन से जब वो हो रहा है तो साइनसिस में भी जाएगा और लंग्स में भी जाएगा, तो ये ऑप्शन हो सकता है हमारा। अभी आगे और देखते हैं, ब्रेन एंड लंग्स। तो लंग्स में तो देखो हो रहा है ना, एस्परजिलोसिस लंग्स में हो जाता है, बट ब्रेन में पता है कब जाता है? ब्रेन में तब जाएगा जब ये लंग्स के थ्रू होकर ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, और ब्लड स्ट्रीम से होके उसके बाद ब्रेन तक जाएगा, ठीक है। ब्रेन तक डायरेक्टली नहीं जाता है, एस्परजिलोसिस डायरेक्टली ब्रेन में नहीं घुस सकता, वो लंग्स के थ्रू ब्लड में जाएगा, ब्लड के थ्रू तब ब्रेन में जा सकता है, वो भी लेटर स्टेजेस में होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी नहीं है, रिलेटिवली ये ऑप्शन नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन में देखते हैं, ब्रेन, अगेन ब्रेन दे दिया तो ये ऑप्शन भी हट गया, और मस्कुलोस्केलेटल में तो नहीं जाता। तो क्या हो गया करेक्ट आंसर यहाँ पर? करेक्ट आंसर हो गया हमारा बी, साइनसिस एंड लंग्स। क्यों? क्योंकि ये इनहेल्ड फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है। सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आई गेस। सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। 2 साल का एक बच्चा है, पीडियाट्रिक सर्जरी OPD में आता है, कंप्लेन है एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन उसको है, ब्लड इन यूरिन है, ठीक है। और मदर जो है नोटिस करती है एब्डोमिनल मास, बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड जिसे हम बोल सकते हैं, एब्डोमिनल मास वाइल बाथिंग हिम। एग्जामिनेशन रिवील्स लेफ्ट फ्लैंक मास, हेमी हाइपरट्रोफी एनीरिडिया। लाइकली डायग्नोसिस क्या बनेगा?
ठीक है। डायग्नोसिस क्या बनेगा एब्डोमिनल लंप का? अब ध्यान से समझते हैं सारे ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन कहता है विल्म्स ट्यूमर। तो विल्म्स ट्यूमर के अंदर क्या क्या उसके अंदर जो क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो देखते हैं। देखो, विल्म्स ट्यूमर के अंदर एब्डोमिनल मास होता है, राइट, एब्डोमिनल मास हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। विल्म्स ट्यूमर के अंदर एनीरिडिया भी होता है, ठीक है, एनीरिडिया भी हमारा हो गया यहाँ पर। एंड एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हीमेचूरिया, ठीक है, क्या होता है? हीमेचूरिया। हीमेचूरिया हमें देखने को मिलता है विम्स ट्यूमर के अंदर, जो कि हमें यहाँ पर क्लियरली क्वेश्चन में दिख रहा है, ब्लड इन यूरिन। तो जो पहला ऑप्शन है हमारा विम्स ट्यूमर ही आंसर है, ठीक है। न्यूरोब्लास्टोमा, पॉलीसिस्टिक किडनी, ये सब आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये जो तीन फीचर्स आपको दिख रहे हैं ना, क्लासिकल फीचर्स, ये तीनों ही विम्स ट्यूमर को कैरेक्टराइज करते हैं। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ 5 month old infant वेटिंग 4 kg। देखो क्या बोला, पहला कीवर्ड क्या है? 5 महीने के बच्चे की बात कर रहा है। कितने किलो का? 4 किलो का बच्चा है, ठीक है। क्या क्या हो रहा है उसको? लूज स्टूल, वॉमिटिंग हो रहे हैं, 3 दिन से हो रहे हैं। स्टेबलाइज करना है, आफ्टर स्टेबलाइजेशन ही इज स्टार्टेड ऑन ओरल जिंक। अच्छा, जिंक दिया गया है 2 हफ्ते तक। डेली डोज क्या दोगे आप जिंक की? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक 5 महीने का बच्चा है, ठीक है, 4 किलो का है, जिंक की टैबलेट हमें देनी है उसको, है ना, 2 हफ्ते के लिए हमने दी है। तो अब जो है वो, जो हमने उसको जिंक की टैबलेट देनी है, वो कितने mg की देनी है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो जिन भी लोगों को जिंक सप्लीमेंटेशन का नहीं पता, मैं बता देता हूँ एक बार। देखो, 2 क्राइटेरिया हमारे पास जिंक सप्लीमेंटेशन के लिए। पहला क्राइटेरिया है लेस देन 6 मंथ, दूसरा क्राइटेरिया है मोर देन 6 मंथ। तो कोई भी बच्चा अगर लेस देन 6 मंथ्स का है तो उसको हम क्या देते हैं? 10 mg देते हैं, ठीक है, जिंक। और जो भी हमारा मोर देन 6 मंथ का होता है उसको हम लोग देते हैं 20 mg। ये पर डे की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, पर डे देते हैं फॉर 14 days, या फिर हम 2 वीक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसका? क्योंकि बच्चा 5 महीने का है, 5 month ओल्ड है, सो आंसर विल बी 10 mg, ठीक है। अगर यही 5 मंथ की जगह 7 मंथ्स हो जाता या 8 मंथ्स हो जाता तो आंसर हो जाता 20 mg, ठीक है, क्योंकि मोर देन 6 मंथ पे हम 20 mg देते हैं। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन सेज अ टर्म बेबी बोर्न टू द मदर। टर्म बेबी है जो कि मदर से बोर्न हुआ है, और वो जो मदर है वो सब्सटेंस अब्यूज़ की बेसिकली एक वो है, विक्टिम है, कह लो कि उससे सब्सटेंस अब्यूज़ है। तो मदर को सब्सटेंस अब्यूज़ है, यानी कि वो कोई ना कोई नशे में इन्वॉल्व है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, एंड एडमिट हुआ है बच्चा एनआईसीयू में। जो बच्चा बोर्न हुआ है वो एनआईसीयू में एडमिट किया गया है। अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? वी हैव टू फाइंड आउट इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया? मदर जो है सब्सटेंस अब्यूज़ करती है, नशे में है, बेसिकली नशे लेती थी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है। चलिए, सो न्यूनेट में एग्जिबिट साइंस ऑफ विड्रॉल एज अर्ली एज 12 आवर्स आफ्टर द बर्थ। तो क्योंकि मदर जो है विड्रॉल सब अब्यूज़ करती थी, बेसिकली सब्सटेंस अब्यूज़ करती थी, तो उसको विड्रॉल सिम्टम्स होने के चांसेस हैं। विड्रॉल सिम्टम क्या होता है? जब भी कोई पेशेंट सब्सटेंस अब्यूज़ का होता है और वो नशे करना एकदम से छोड़ देता है या एकदम से बंद हो जाता है, बंद कर देता है, तो उसको विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं, राइट। नशे छोड़ने की वजह से जो सिम्टम्स आते हैं उन्हें विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं। एंड ये विड्रॉल सिम्टम्स बच्चे में देख सकते हैं क्या हम लोग? बच्चे में देखने को मिलेगा क्या, ये पूछ रहा है। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, वी विल फाइंड आउट। स्टेटमेंट ट्रू है वैसे, ठीक है, क्योंकि जो भी बच्चे सब्सटेंस अब्यूज मदर से पैदा होते हैं तो जस्ट आफ्टर द डिलीवरी उनको वो ड्रग नहीं मिल रहा है, उनको वो नशे की जो सब्सटेंस जो है वो नहीं मिल रहा है बच्चे को, बच्चे की बॉडी में नहीं जा रहा है, ठीक है। तो बच्चे में क्या दिखेंगे? विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे एज अर्ली एज 12 आवर्स आफ्टर द बर्थ, ठीक है। चलिए बाकी के और भी ऑप्शन देखते हैं। यूरिन टॉक्सिकोलॉजी इज द मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट टू आइडेंटिफाई सब्सटेंस। देखो, सब्सटेंस अब्यूज़ के लिए यूरिन टॉक्सिकोलॉजी कराया जाता है, कराया जाता है, ये चीज़ ट्रू है, लेकिन ये मोस्ट एक्यूरेट नहीं है। इट इज़ नॉट द मोस्ट एक्यूरेट, ठीक है। यूरिन टॉक्सिकोलॉजी होती है बट मोस्ट एक्यूरेट आंसर नहीं है ना। और भी होते हैं, सीरम टॉक्सिकोलॉजी भी कराई जाती है। सो यूरिन टॉक्सिकोलॉजी इज नॉट द मोस्ट एक्यूरेट, दैट्स वाई इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ तक ये ट्रू था बट मोस्ट एक्यूरेट पे आकर ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट इज ओरल फेनिटोइन मे बी नेसेसरी फॉर द न्यूनेट। नहीं, ओरल फेनिटोइन देने की जरूरत नहीं है बच्चे को, ठीक है। हाइपोथर्मिया एंड रनी नोज सजेस्ट विड्रॉल इन द न्यूनेट। अच्छा, अब ये कह रहा है कि जो विड्रॉल सिम्टम्स अगर बच्चे में मिलेंगे ना, तो ये कह रहा है कि हाइपोथर्मिया देखने को मिलेगा, रनी नोज देखने को मिलेगा। देखो, रनी नोज देखने को मिल सकता है,
राइट। हाइपोथर्मिया भी चांसेस है कि हाइपोथर्मिया ना मिले, हाइपरथर्मिया मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है यहाँ पर, हाइपोथर्मिया नहीं मिलता है, हाइपरथर्मिया मिलता है बच्चे में। जो भी विड्रॉल सिम्टम का बच्चा होता है ना, जो कि सब्सटेंस अब्यूज मदर से पैदा हुआ है, उसमें आपको हाइपरथर्मिया मिलेगा, उसमें फीवर देखने को मिलेगा। तो आंसर डी जो है, ऑप्शन डी जो है वो भी फॉल्स हो गया है। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए, राइट। ओके, सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अ 10-year चाइल्ड हु डेवलप्ड सीवियर एनाफिलैक्सिस, 10 साल का बच्चा है जिसका एनाफिलैक्सिस हुआ है, फॉलोइंग पीनट, पीनट खाने की वजह से उसको एनाफिलैक्सिस हुआ है, उसे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया। बच्चे को इंजेक्शन लगा है एड्रेनालिन 0.1, ठीक है, mg पर kg इंट्रामस्कुलर, शी नीड्स टू बी ऑब्जर्व फॉर द फॉलोइंग एडवर्स रिएक्शन। तो बेसिकली हमसे पूछ रहा है एड्रेनालिन का एडवर्स रिएक्शन क्या आपको देखने को मिलेगा बच्चे के अंदर। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन टैकीकार्डिया है, टैकीकार्डिया देखने को मिलता है बच्चे के अंदर, राइट। अच्छा, एक कीवर्ड यहाँ पर आप ध्यान दो, एक्सेप्ट, ठीक है। उसने पूछा है कौन सा इनमें से नहीं मिलेगा, है ना। बेसिकली 3 ऑप्शंस हैं जो कि एडवर्स रिएक्शन के हैं, चौथा ऑप्शन होगा जो नहीं होगा, ठीक है। एक्सेप्ट पूछा है, तो टैकीकार्डिया होता है क्या एज अ एडवर्स रिएक्शन एड्रेनालिन में? यस, इट इज़ अ कॉमन फाइंडिंग। एड्रेनालिन की वजह से टैकीकार्डिया होने के चांसेस होते हैं, दैट्स वाई ये आंसर सही है, इसलिए आंसर नहीं होगा, है ना। एक्सेप्ट पूछा है तो टैकीकार्डिया होता है, इसलिए आंसर ये नहीं है। हाइपोटेंशन होता है क्या? भाई देखो, एड्रेनालिन की वजह से होता क्या है ना, अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स जो आपके होते हैं वो बेसिकली स्टिमुलेट हो जाते हैं, और जब वो स्टिमुलेट होते हैं ना तो पेशेंट का बीपी बढ़ जाता है, ठीक है। क्या होता है, बीपी बढ़ जाता है। तो बीपी बढ़ने को क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ तो हाइपो लिखा है, तो ये ऑप्शन क्या है, फॉल्स है, राइट। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, दैट्स वाई इट कैन बी द आंसर, राइट। वी हैव टू फाइंड द फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, राइट। इसे ट्रू फॉल्स लिख देता हूँ, आसानी रहेगी। टैकीकार्डिया होता है बट हाइपरटेंशन नहीं होता, इसलिए फॉल्स है। ट्रेमर्स भी होता है, इसलिए ट्रू है। एंड इरिटेबिलिटी भी होता है, इसलिए ट्रू है, ठीक है। तो एक्सेप्ट पूछा था, दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द आंसर, राइट। उसने फॉल्स स्टेटमेंट पूछी थी आपसे। नेक्स्ट इज एन 8-year-old चाइल्ड मेट विद अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, आरटीए का पेशेंट है, 8 साल का बच्चा है। असेसमेंट पे आपने फाइंड किया क्या, यहाँ पर देखो आपको फाइंडिंग्स क्या मिली है, वीक सेंट्रल पल्सेस, एब्सेंट पेरिफेरल पल्सेस एंड ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। तो 3 चीज़ें आपको मिली हैं। अब हमसे पूछा यह गया है कि आपको किस कैटेगरी में रखोगे आप इसको, ये जो सिम्टम्स आपको दिखे हैं इसके हिसाब से कौन सी कैटेगरी में रखोगे। ब्लड लॉस तो देखो हुआ है, पर कौन सी कैटेगरी का हुआ है। नाउ वी विल लुक एट द ऑप्शंस कि ये सीवियर है, मॉडरेट है, माइल्ड है, वेरी मिनिमल है, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन को देखते हुए चलते हैं, सीवियर ब्लड लॉस हो सकता है क्या? सीवियर ब्लड लॉस में क्या होता है पता है, जब भी 45% से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है ना, उसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, उसमें कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। और उसके अंदर आपको टैकीकार्डिया देखने को मिलता है, ठीक है। क्या क्या देखने को मिलेगा, टैकीकार्डिया एंड कोल्ड एक्सट्रीमिटी। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया ब्रेडिकार्डिया, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होने वाला, सीवियर ब्लड लॉस नहीं होगा। अच्छा, मॉडरेट ब्लड लॉस हो सकता है क्या? यस, मॉडरेट ब्लड लॉस हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर आपको वीक सेंट्रल पल्सेस और एब्सेंट पेरिफेरल पल्सेस देखने को मिलती हैं, ठीक है। दैट्स वाई इट कैन बी द आंसर। अगले क्वेश्चन, अगले ऑप्शन पे देखते हैं, माइल्ड ब्लड लॉस, ठीक है। और गाइस थोड़ा सा एक एरर हो गया, राइट। ये जो माइल्ड ब्लड लॉस है जो लेस देन 30 पे होता है, ये इसमें हमें कोल्ड एक्सट्रीमिटी देखने को मिलती है, राइट। तो लेस देन 30 जब होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा कोल्ड एक्सट्रीमिटी एंड टैकीकार्डिया। तो माइल्ड ब्लड लॉस के लिए आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ नॉट द आंसर। कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं मिल रही है। लेस देन 30% में हमें ये चीज़ें देखने को मिलेगी, कोल्ड एक्सट्रीमिटी एंड टैकीकार्डिया। सीवियर ब्लड लॉस में देखो हमें क्या देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, ठीक है। हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा एंड शॉक, ये आपको साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे सीवियर ब्लड लॉस में। बट हमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं मिला है, ऐसे बेसिकली क्लिनिकल फाइंडिंग्स नहीं दिए, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। माइल्ड ब्लड लॉस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि कोल्ड एक्सट्रीमिटी में नहीं दिया, टैकीकार्डिया में नहीं दिया। और वेरी मिनिमल ब्लड लॉस तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वीक सेंट्रल पल्सेस और एब्सेंट पेरिफेरल पल्सेस है। सो करेक्ट आंसर इज मॉडरेट ब्लड लॉस, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी था, ध्यान से एक बार दोबारा समझना। हमें उसने दिया क्या है, वीक और एब्सेंट पेरिफेरल पल्सेस दिया है, राइट। वीक सेंट्रल, एब्सेंट पेरिफेरल पल्स एंड ब्रेडिकार्डिया। सीवियर ब्लड लॉस में क्या होता है, हाइपोटेंशन होता है, शॉक होता है।
ये सब चीज़ें नहीं होती, इसलिए सीवियर ब्लड लॉस नहीं है। मॉडरेट ब्लड लॉस, हाँ ये आंसर है। माइल्ड ब्लड लॉस क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर कोल्ड एक्सट्रीमिटी देखने को मिलती है एंड टैकीकार्डिया देखने को मिलता है। ठीक है, आई होप चीज़ क्लियर होगी यहाँ तक। सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट टेम्परेचर के रिगार्डिंग इनमें से करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, 4 स्टेटमेंट दी है और एट द एंड हमें फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में से देखेंगे, वन बाय वन स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहली स्टेटमेंट हमारी, कोर टेम्परेचर ये 36 डिग्री सेल्सियस, 36.5 डिग्री सेल्सियस एंड 37.6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कोर टेम्परेचर होता है बच्चे का, न्यूनेट का, इन बिटवीन 36.5 टू 37.5। क्या ये नॉर्मल होता है? नॉर्मल कोर टेम्परेचर है बच्चे का, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी बेस्ट रिफ्लेक्ट द कोर टेम्परेचर, करेक्ट। कोर टेम्परेचर को पल्मोनरी आर्टरी सबसे बेस्ट बताती है। ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मोमेट्री इज आइडियल इन चिल्ड्रन यंगर देन 2 ईयर्स। 2 साल से कम के बच्चों के लिए आप टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में थर्मोमेट्री करते हैं क्या? यानी कि आप उसके ईयर में, बेसिकली ईयर कैनाल में आप उसके थर्मोमीटर डाल के चेक करोगे क्या? नहीं। क्यों नहीं करोगे? 2 साल से कम के बच्चे का जो ईयर कैनाल होता है ना, ठीक है, ईयर कैनाल बहुत छोटा होता है, ईयर कैनाल को ही टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, बेसिकली जो एरिया है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कि हमारा जो ईयर ड्रम है वहाँ तक, है ना, उसके बीच का जो कैनाल है वहाँ पर थर्मामीटर रखा जाता है एंड उसमें हम चेक करते हैं, बेसिकली आउटर ईयर में हम चेक करते हैं। तो जो बच्चे का आउटर ईयर होता है, जो ईयर कैनाल होता है, वो बहुत छोटा होता है 2 साल से कम के बच्चे का, इसलिए हम वहाँ से टेम्परेचर चेक नहीं करते, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, 2 साल से ज़्यादा के बच्चे होंगे, बड़ा आदमी कोई हो, उसके लिए आप टिम्पैनिक मेम्ब्रेन चेक करो, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मोमेट्री चेक करो, कोई इशू नहीं है, राइट। बट ये बच्चे की बात हो रही है इसलिए हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज ओरल टेम्परेचर मेजरमेंट इज नॉट recommended फॉर चिल्ड्रन इन अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। कोई भी बच्चा जिसको लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, जो बेसिकली कॉन्शियस नहीं है, राइट, अनकॉन्शियस बच्चे के लिए आप ओरल टेम्परेचर नहीं लोगे, नॉट recommended, सही स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट। सो द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट? 1 and 2 ओनली? नहीं। 2 and 3 नहीं, 1 and 4 भी नहीं, आंसर होगा 1 to 4, राइट, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन की अब हम बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रूमेटिक हार्ट डिजीज इज करेक्ट, है ना, कौन कौन सी स्टेटमेंट रूमेटिक हार्ट डिजीज आरएचडी जो हमारा होता है उसके लिए करेक्ट होगी। 4 स्टेटमेंट हमें दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फिर तो पहले समझते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में, रिलेशनशिप ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूआरटीआई जिसे बोलते हैं, विद ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस रिजल्टिंग इन एक्यूट रूमेटिक फीवर यूजुअली विद इन 2 to 6 वीक। तो बेसिकली क्वेश्चन में कह रहा है पहली स्टेटमेंट कि जिन भी पेशेंट्स को यूआरटीआई हो जाता है, उन पेशेंट को चांसेस हैं कि उनको एक्यूट रूमेटिक फीवर में डेवलप हो जाएगा। बेसिकली यूआरटीआई जो है एक्यूट रूमेटिक फीवर कर देगा 2 से 6 हफ्ते के अंदर अंदर। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, एग्जैक्टली, बहुत सही ऑप्शन है, करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, मिट्रल वॉल्व इज मोस्ट ऑफन अफेक्टेड, ये ट्रू है या नहीं? ट्रू है। जब भी आरएचडी होता है ना, रूमेटिक हार्ट डिजीज में मिट्रल वॉल्व हमेशा अफेक्टेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन इज, नेक्स्ट स्टेटमेंट, एक्यूट रूमेटिक फीवर एंड रिजल्टिंग हार्ट डिजीज आर द लीडिंग कॉजेज ऑफ हार्ट फेलियर इन यंग पीपल इन डेवलपिंग कंट्री। तो जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट है वो कहती है कि जिन भी पेशेंट्स को एक्यूट रूमेटिक फीवर हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, उनको हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में, राइट। हार्ट डिजीज जैसे कि हार्ट फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? एग्जैक्टली, ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट इज, विद रिपीटेड एंड रिकरेंट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन देयर इज लेस चांस ऑफ वॉल्व डैमेज। तो ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है, आप खुद सोचो, किसी को भी अगर बार बार स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होगा तो क्या उसकी वॉल्व डैमेज होने के जो चांस हैं वो लेस होंगे या फिर इंक्रीज होंगे, कम होंगे या ज़्यादा होंगे? खुद सोचो आप, किसी को भी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन बार बार हो रहा है तो उसके चांसेस वॉल्व डैमेज के बढ़ेंगे यार, है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई है? फॉल्स हो गई है, राइट। तो अब 3 स्टेटमेंट ट्रू है और लास्ट हमारी फॉल्स है। सो आंसर विल बी व्हाट? 1, 2 and 3। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट बोला है इन रिलेशन टू द नर्सिंग केयर ऑफ अ चाइल्ड विद स्केलेटल ट्रैक्शन।
स्केलेटल ट्रैक्शन का नॉरसेट में भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है ना। और ये पीजीआई चंडीगढ़ का भी शायद पेपर हुआ था, पुराना पेपर हुआ था, उसके अंदर ये स्केलेटल ट्रैक्शन का क्वेश्चन आया था शायद। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट बोला है, यानी कि जो गलत है हमें वो फाइंड करना है। तो स्पेशल स्किन केयर एट द पिन साइट, तो किसी को भी आप स्केलेटल ट्रैक्शन दोगे तो पिन केयर तो करनी पड़ेगी ना, पिन साइट पे आपको केयर तो करनी पड़ेगी, तो ट्रू स्टेटमेंट है। हमें फाइंड क्या करना है, फॉल्स स्टेटमेंट को फाइंड करना है ना, नॉट करेक्ट पूछा है। लिफ्टिंग द वेट वाइल रिपोजिशनिंग द चाइल्ड, गाइज ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, लिफ्ट नहीं करते हैं वेट को, जब भी रिपोजिशन आप चाइल्ड को करोगे आप लिफ्ट नहीं करोगे वेट को, कांस्टेंट उसके ऊपर प्रेशर रहना चाहिए। स्केलेटल ट्रैक्शन में कांस्टेंट ट्रैक्शन रहता है। नेक्स्ट ऑप्शन इज वेट्स टू हैंग फ्रीली एट ऑल द टाइम्स, यस ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। वेट जो है फ्रीली हैंग होते हैं ऑल द टाइम। एम्फेसाइज बॉडी अलाइनमेंट विद शोल्डर एंड चेस्ट, तो भाई बॉडी अलाइनमेंट तो करोगे ही, बॉडी अलाइनमेंट नहीं रहेगा तो उसके पेन होने के चांसेस है और उसका बेड सोर होने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, ये भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि वो स्टेटमेंट फॉल्स था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ प्ले अमंग द प्री स्कूलर्स while they practice roles and identities modeled by the member of their family। देखो क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है कि हमने क्या करा है, प्री स्कूल के बच्चों को बोला है कि आप क्या करो, प्रैक्टिस करो रोल्स और आइडेंटिटी, वो रोल प्रैक्टिस करो, वो आइडेंटिटी प्रैक्टिस करो जो आपके मेंबर ऑफ फैमिली करते हैं। जैसे हम बोलते हैं नहीं बेटा अपने पापा की नकल करके दिखाओ, मान लो आपके प्री स्कूल के बच्चे को बोल रहे हो कि अपने पापा की नकल करके दिखाओ, अपने मम्मी की नकल करके दिखाओ, तो आपने क्या बोला उसको कि भैया रोल और आइडेंटिटी मॉडल करनी है आपको बच्चे को बाय द मेंबर ऑफ देयर फैमिली। ठीक है, मतलब कि बच्चा माँ की तरह एक्टिंग करके दिखाए, पापा की तरह एक्टिंग करके दिखाए। तो इस तरीके के प्ले को आप क्या बोलोगे, पैरेलल प्ले बोलोगे? नहीं। स्किल प्ले तो बिल्कुल भी नहीं है ना, स्किल प्ले में तो चांस ही नहीं बनता। सोशल इफेक्टिव प्ले नहीं, प्रिटेंड प्ले। आंसर इज प्रिटेंड प्ले। बच्चा प्रिटेंड करेगा कि वो माँ है या पापा है या जो भी है, जिसको भी वो बेसिकली जिसका भी रोल वो प्ले करेगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मदर विजिटेड द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर 2 months ओल्ड। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या बोला है, 2 महीने का बच्चा है, CHN का क्वेश्चन है गाइस, मिस मत करना, नॉरसेट का PYQ है ये, पता है ये जो कॉन्सेप्ट है ना, नॉरसेट में आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, डायरेक्टली सेम ऐसा नहीं था बट यही था कॉन्सेप्ट। 2 month ओल्ड बच्चा है, अनइम्यूनाइज है। ठीक है, दो कीवर्ड है यहाँ पर, 2 month ओल्ड एंड अनइम्यूनाइज बच्चा, जिसको कोई वैक्सीन नहीं लगी अभी तक। अब आप उसको क्या वैक्सीन लगाओगे, 2 महीने का बच्चा है जिसको कोई वैक्सीन नहीं लगी है। ठीक है, अब जरा याद करो कि जो हमारा वैक्सीनेशन शेड्यूल होता है वो कैसा होता है। वैक्सीनेशन शेड्यूल बेसिकली एक तो बर्थ पे डोज ली जाती है, ठीक है, बर्थ पे 3 हमारी डोजेज दी जाती हैं, BCG, हेपेटाइटिस बी, OPV की, राइट, अलग अलग। देन उसके बाद 6 वीक, 10 वीक एंड 14 वीक पर दी जाती है, राइट। अब बच्चा कितने का, 2 महीने ओल्ड है, तो 2 months ओल्ड बच्चा कितना बड़ा होता है, कितने वीक का होता है, 2 months ओल्ड होता है 8 वीक्स का, राइट। 8 वीक्स का बच्चा हमारे पास है, यानी कि 6 month तक जो, सॉरी 6 वीक तक जो हमारी वैक्सीन लगनी थी वो नहीं लगी है उसको। 10 वीक का भी हुआ नहीं है तो ये तो नहीं लगेगी, 14 वीक वाली भी नहीं लगेगी। तो अब हमें लगानी क्या है, जो वैक्सीन 6 वीक पे लगनी चाहिए वो हमेशा लगानी है। 6 वीक पे क्या क्या लगता है, पेंटावेलेंट लगती है, पेंटा, रोटा, OPV, IPV, ठीक है, एंड PCV। PCV क्या होता है, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। ठीक है, तो पेंटा, रोटा, OPV, IPV और PCV, ये 5 वैक्सीन हैं जो 6 वीक के बच्चे को लगाई जाती है। और 8 वीक का हमारा बच्चा है, तो 6 वीक में अब क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास, ये देखते हैं। पहले ऑप्शन में कहता है BCG लगना चाहिए क्या उसको, यस, BCG भी लगना चाहिए, क्योंकि BCG क्या होता है, बर्थ डोज उसकी मिस हो गई है। आपको पता है BCG की बर्थ डोज जो है वो बच्चे को लगती है, राइट। बर्थ पे क्या क्या लगता है, BCG लगता है, हेपेटाइटिस बी लगता है एंड OPV लगता है। ये चीज़ें बर्थ डोज पे दी जाती हैं, तो बर्थ डोज भी हमें लगानी है। सो BCG करेक्ट है, पेंटावेलेंट यस, OPV भी लगानी है, IPV भी और रोटावायरस भी। तो ये तो 5 वैक्सीन आ गई यहाँ पर, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। अच्छा, DPT, OPV, BCG, लेकिन यहाँ पर देखो इसमें क्या है कि पेंटावेलेंट लगती है, DPT नहीं लगाते हैं। पेंटावेलेंट के अंदर ही DPT आ जाता है, राइट। तो और इसके अंदर देखो बाकी चीज़ें मिसिंग है, इसमें ना तो IPV दिया, ना इसमें रोटा दिया है, तो ये ऑप्शन तो है नहीं। ठीक है, फिर कह रहा है BCG, पेंटावेलेंट, OPV, मीजल्स। मीजल्स कब लगता है गाइस, मीजल्स 9 मंथ पे लगता है, राइट। मीजल्स भी आंसर नहीं होगा हमारा, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। फिर उसके बाद MMR, MMR भी हमारा यहाँ पर नहीं है आंसर, है ना। MMR कौन से 6 वीक पे थोड़े लगता है MMR। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए,
नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत तुच्चा सा क्वेश्चन है गाइस, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। राइट, इसमें थोड़ा सा एरर हो गया, ये 20,000 है बेसिकली, 5:20,000 है। ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट, इसे भूल जाओ आप। कंसिडर करना है कि नर्सेज हमारे पास 5:20,000 में है, पॉपुलेशन में दी गई है। नर्स पॉपुलेशन रेशियो क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। तो बेसिकली 5 नर्स पे 20,000 की पॉपुलेशन है। राइट, अब आपको फाइंड करना है नर्स पेशेंट रेशियो, तो 5 से इसको डिवाइड कर दो, सिंपल। तो क्या आ जाएगा 1:2, 5 जा 10 है ना, सॉरी 5 4 जा 20। तो कितना हो जाएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर हो गया गाइज, यहाँ पर ये 4:20,000 है। तो ये क्या होगा 4:20,000 के हिसाब से 4 5 जा 20 हो जाएगा। सो दिस विल बी 1:5,000। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 4:20,000 हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन में था। ठीक है, तो ये सिंपल डिवाइड करना था, ऐसा कुछ ज़्यादा था नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेड मेथड पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग सर्वाइकल कैंसर के लिए, सर्वाइकल कैंसर के लिए बेसिकली पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग हमें करानी है अंडर द NPNCD। ठीक है, NPNCD के अंदर आपको पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग करानी है सर्वाइकल कैंसर के लिए। ठीक है, दो चीज़ यहाँ पर कीवर्ड है, पहला पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग, दूसरा सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्क्रीनिंग की, है ना, तो स्क्रीनिंग में क्या होगा, सेरोलॉजी ऑफ एंटीबॉडीज देखेंगे। पॉपुलेशन के सारे पॉपुलेशन में आप सेरोलॉजी चेक नहीं कर सकते हो। ठीक है, सबका आप खून लेकर चेक नहीं कर सकते कि उनको HPV प्रोटीन उनके खून में है या नहीं है। सो ये आंसर गलत हो गया। ठीक है, कराते हैं सेरोलॉजी भी, लेकिन सभी में नहीं कराते, पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग में नहीं कराते। पैप स्मेयर हो सकता है क्या, यस इट कैन बी द आंसर, बिकॉज पैप स्मेयर बेसिकली क्या करता है, स्क्रीनिंग में हेल्प करता है सर्वाइकल कैंसर के। फिर आता है विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ एसिटिक एसिड, दिस इज द मोर एक्यूरेट आंसर, क्योंकि ये इजीली, बहुत इजीली कंडक्ट कराया जा सकता है एंड ये लार्ज पॉपुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, जब भी आपको लार्ज पॉपुलेशन में स्क्रीनिंग करनी है, ठीक है, HPV की, सो आंसर शुड बी विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ एसिटिक एसिड विद एसिटिक एसिड। नेक्स्ट इज कोल्पोस्कोपी। कोल्पोस्कोपी क्यों करेंगे यार, है ना, कोल्पोस्कोपी का कोई चांस ही नहीं बनता। पैप स्मेयर कुड हैव बीन द आंसर, पैप स्मेयर आंसर हो सकता था अगर ऑप्शन सी नहीं दिया होता। ऑप्शन सी यहाँ पर ज़्यादा एक्यूरेट है, सो दिस विल बी द आंसर। अच्छा, नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन। कह रहा है कंसिडर करना है स्टेटमेंट को और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत है ना। 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं ABCD, और हमें पहले स्टेटमेंट समझते हैं। पेन के रिगार्डिंग हमें स्टेटमेंट दी हुई है, पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया जिसे PCA बोला जाता है। पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया एक मेथड है जिसके थ्रू पेशेंट जो है सेल्फ एडमिनिस्टर कर सकता है डोजेज को, प्री सेट डोजेज को, जो कि विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम यूजिंग द एक्टिवेटेड इन्फ्यूजन पंप। तो जो पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया होता है एक तरह का सेल्फ इन्फ्यूजिंग पंप होता है जिससे पेशेंट खुद से एडमिनिस्टर कर सकता है दवाई। ठीक है, और वो जो दवाई होती है वो डोजेज सेट होती है पहले से, पेशेंट खुद से डोज नहीं कैलकुलेट करता। ठीक है, सो ये करेक्ट है। ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ये स्टेटमेंट एक करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, ये ट्रू है बेसिकली। अच्छा, नेक्स्ट इज ओपियोइड एनाल्जेसिक मीथाडोन। मीथाडोन की बात चल रही है, प्राइमरीली यूज्ड इन क्रोनिक पेन, क्रोनिक पेन में यूज होता है एंड डज नॉट कॉज, देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, डज नॉट कॉज कार्डियक टॉक्सिसिटी। यहाँ पर देखो मीथाडोन के बारे में जो भी चीज़ बताई है ना, प्राइमरीली यूज होता है, क्रोनिक पेन में यूज होता है, सही बात है, होता है क्रोनिक पेन में यूज, लेकिन कार्डियक टॉक्सिसिटी नहीं करता, ये चीज़ गलत है। मीथाडोन ओपियोइड एनाल्जेसिक है एंड इट कॉजेज कार्डियक टॉक्सिसिटी। ठीक है, ये कार्डियक टॉक्सिसिटी करता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई है यहाँ पर। राइट, अब देखते हैं पहला ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है क्या, है दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, नहीं है, क्रॉस। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू बट स्टेटमेंट, फिर अगेन वही बात, दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, दिस इज द आंसर। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कंसिडर करना है स्टेटमेंट रिगार्डिंग हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी के रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट दी हुई है, 1 2 एंड 3। अब हमें देखना है कौन सी करेक्ट है कौन सी नहीं है ना। टाइप 1 रिएक्शन आर IgE मीडिएटेड, सही बात है। अकर ओनली इन ससेप्टेबल पीपल, ससेप्टेबल पीपल्स में होती है, सही बात है, जो कि एलर्जी से बेसिकली एलर्जन से सेंसिटाइज होते हैं। यानी कि जो IgE मीडिएटेड होता है हमारा, जो टाइप 1 होता है वो IgE मीडिएटेड होता है,
और सिर्फ कुछ ही लोगों में होता है जिनको एलर्जी होती है, स्पेसिफिक एलर्जी होती है। सो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, टाइप 4 रिएक्शंस आर इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। गलत। टाइप 4 जो रिएक्शन होती है ना, वो इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं होती, वो एक सेल मीडिएटेड रिएक्शन होती है या इम्यूनिटी होती है। बेसिकली हम सेल मीडिएटेड रिएक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं होती है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, नेक्स्ट इज टाइप 2 रिएक्शंस आर साइटोटॉक्सिक एंड साइटोलिटिक रिएक्शंस। एग्जैक्टली, जो टाइप 2 रिएक्शन है ना, ये हमारी साइटोटॉक्सिक और साइटोलिटिक रिएक्शन होती हैं, एंड दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो हमारा क्या आंसर सही होगा? 1 एंड 3। 1 एंड 3 आपको मिल गया, सी ऑप्शन इज द आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। देखो ध्यान से, यहाँ पर नॉट बोला है, ठीक है। ऑप्शन ए, एयरबोर्न ट्रांसमिशन होता है मीजल्स के थ्रू। बेसिकली मीजल्स जो है एयरबोर्न ट्रांसमिशन होता है मीजल्स में, ट्रू स्टेटमेंट है। कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन होता है क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल में, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। पेरिनेटल ट्रांसमिशन, पेरिनेटल मतलब माँ से बच्चे में, ठीक है। HIV इन्फेक्शन में होता है ऐसा कि माँ से बच्चे में इन्फेक्शन जा रहा है, होता है। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ओरोफिकल ट्रांसमिशन इन हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी कैसे होता है यार? हेपेटाइटिस सी तो मैंने सुना था यार ब्लड उससे होता है, ब्लड कंटेमिनेशन से होता है बेसिकली, है ना। ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स दोनों से ही होता है। यहाँ पर बोल रहा है ओरोफिकल ट्रांसमिशन, सो दिस इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, ठीक है। तो ओरोफिकल ट्रांसमिशन किस में होता है? हेपेटाइटिस ए में होता है और हेपेटाइटिस ई में होता है। ए और ई जो होते हैं वो ओरोफिकल ट्रांसमिशन से है। हेपेटाइटिस बी, सी, डी, ये तीनों ही ब्लड एंड ब्लड के जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स हैं उनसे ट्रांसमिट होते हैं। सो द फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट, दैट्स व्हाई इट इज द आंसर, ठीक है। ओके, सो विल नेक्स्ट मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 19। फाइंड करना है कौन सा एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन यहाँ पर मैलिग्नेंट ट्यूमर का करेक्ट है, ठीक है। इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट की बात कर रहे हैं। स्ट्राइटेड मसल्स फाइब्रोसार्कोमा, रॉन्ग, ठीक है। फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू में अगर किसी को मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है तब फाइब्रोसार्कोमा बोला जाता है, ठीक है। रैप्डोमायोसार्कोमा नहीं बोला जाता। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ग्लैंडुलर एपिथेलियम एडिनोकार्सिनोमा, यस, जब भी कोई ग्लैंडुलर एपिथेलियम में ट्यूमर होगा तो उसे एडिनोकार्सिनोमा बोला जाएगा। मेनिंजिस में कोई ट्यूमर होगा तो न्यूरोब्लास्टोमा बोला जाएगा क्या? नहीं बोला जाएगा। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, सो द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, ठीक है। ओके, सो विल नेक्स्ट मूव ऑन टू द 20 क्वेश्चन। हाइपोकैल्सीमिया के रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट दी हुई है, आंसर फाइंड करना क्या होगा। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज डिस्पाइट अ नॉर्मल टोटल सीरम कैल्शियम लेवल, मतलब कि चाहे कैल्शियम लेवल कितना भी हो, सडन एल्कोलोसिस की वजह से सिम्टोमेटिक हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है क्या? ठीक है, देखो वो कह रहा है कि किसी भी पेशेंट का मान लो कि उसका नॉर्मल टोटल सीरम लेवल है ना। सीरम लेवल नॉर्मल है, कैल्शियम नॉर्मल है बॉडी के अंदर, ठीक है, नॉर्मल कैल्शियम है, फिर भी एल्कलोसिस की वजह से उसको सिम्टोमेटिक हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है क्या? सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? ठीक है। नेक्स्ट इज द हाई पीएच। हाई पीएच से क्या होता है, कैल्शियम बाइंडिंग जो है वो इंक्रीज हो जाती है प्रोटीन के टुवर्ड्स। प्रोटीन और कैल्शियम में बाइंडिंग इंक्रीज हो जाती है हाई पीएच के होने की वजह से, है ना। एंड डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ आयनाइज्ड कैल्शियम। आयनाइज जो फ्री कैल्शियम है, बेसिकली क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जब भी पीएच बढ़ेगा ना, पीएच बढ़ने से क्या होगा, जो फ्री कैल्शियम घूम रहा था वो फ्री कैल्शियम प्रोटीन से बाइंड कर जाएगा। अब ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? सो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। सो पहला ऑप्शन इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। सही है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट 2 जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रही है स्टेटमेंट 1 का। यस, जब भी एल्कलोसिस होता है ना, एल्कलोसिस होगा पीएच इंक्रीज होगी, राइट। एल्कलोसिस बेसिकली क्या मतलब होता है? एल्कलोसिस का मतलब है बाइकार्बोनेट बढ़ेगा, है ना। बाइकार्बोनेट क्या होता है? HCO3 माइनस। HCO3 माइनस जब भी बढ़ेगा, बाइकार्बोनेट बढ़ेगा बॉडी के अंदर, पीएच बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा, कैल्शियम जो है बाइंड कर जाएगा प्रोटीन से एंड आयन कैल्शियम के डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये बेसिकली क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। स्टेटमेंट 1 जो है स्टेटमेंट 2 का एक्सप्लेनेशन दे रही है बहुत अच्छे से। सॉरी, स्टेटमेंट 2 जो है स्टेटमेंट 1 का एक्सप्लेनेशन अच्छे से दे रही है, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन ए, बाकी ऑप्शन बनते नहीं हैं आंसर में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21 एंड इसमें बोल रहा है कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है, हमें फाइंड करना है फ्लूइड रिप्लेसमेंट के रिगार्डिंग कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इन्फ्यूजन ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन डाइल्यूट्स द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। जब भी आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देते हो, ठीक है, हाइपोटोनिक क्या होता है, जैसे कि हमारा 0.45% NaCl, ठीक है, तो ये हमारा क्या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। तो जब भी आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दोगे तो जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है वो डाइल्यूट हो जाएगा, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। इन पेशेंट विद लीवर डिसफंक्शन, जिसको लीवर की प्रॉब्लम है उस पेशेंट को, और जिसको हाइपोवोलीमिया भी है ना, कोई पेशेंट है जिसको लीवर की भी डिजीज है, हाइपोवोलीमिया वो भी सीवियर वाला, ठीक है, उस पेशेंट को रिंगर लैक्टेट एडमिनिस्टर किया जाता है। करते हैं क्या, किसी को अगर लीवर डिसफंक्शन है ना उसको कभी भी रिंगर लैक्टेट नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो रिंगर लैक्टेट होता है ना वो बेसिकली कन्वर्ट ही हमारे लीवर में होता है, बेसिकली मेटाबोलाइज जो होता है ना, रिंगर लैक्टेट का मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबोलाइज जो होता है रिंगर लैक्टेट वो लीवर के अंदर होता है। तो अगर आप लीवर डिसफंक्शन में रिंगर लैक्टेट दे दोगे तो पेशेंट को तो और ज़्यादा केस बिगड़ जाएगा यार। आंसर फॉल्स है ना, स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक क्या होता है, जैसे कि हमारा 3% NaCl, ठीक है, ये हमारा क्या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया, या फिर 10% डेक्सट्रोज, ये भी हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो ये सब दिया जाता है किसमें, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोनेट्रीमिया में। भाई किसी की बॉडी में सोडियम कम है तो उसको हम 3% NaCl तो चढ़ाएंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन तो चढ़ाएंगे, राइट। एंड ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी में क्यों देंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है। तो उस इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करने के लिए हमें क्या देना होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देना होता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है, स्टेटमेंट 3 भी ट्रू है। तो कौन कौन सी ट्रू है, फर्स्ट एंड थर्ड इज ट्रू, ठीक है। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इसमें एक दो चीज़ ट्रिकी है, नॉट करेक्ट पूछा है, ध्यान से देखना। कंडक्टिव हियरिंग लॉस अकर्स व्हेन मिडल ईयर इम्पेयर्स द ट्रांसमिशन। देखो हमारे तीन पार्ट होते हैं ईयर के, राइट। एक होता है हमारा सबसे पहला आउटर ईयर, आउटर ईयर हमारा ईयर कैनाल होती है, राइट। फिर आ जाता है ईयर ड्रम, ईयर ड्रम के अंदर हमारे पास में तीन बोन्स होती हैं, है ना, हैमल, एनविल और स्टिरप, तीन हमारे पास में बोन्स होती हैं जिसको इनकस मैलिस स्टेपिस भी बोला जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाता है, एक और हमारे पास में टिम्पैनिक में एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। फिर यहाँ से हमारा कोक्लिया स्टार्ट हो जाता है विच इज़ द इनर ईयर, ठीक है, एंड दिस इज द मिडल ईयर। तो ये हमारे पास में हुई है बात, ठीक है। मिडल ईयर के अंदर तीन हड्डियाँ होती हैं और जब मिडल ईयर होता है वही हमारा क्या होता है, कंडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है, क्योंकि ये तीन हड्डियाँ वाइब्रेट होती हैं तो कंडक्शन में हेल्प करती हैं। नाउ क्वेश्चन कह रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है कंडक्टिव हियरिंग लॉस अकर्स व्हेन मिडल ईयर इम्पेयर्स। तो जब भी मिडल ईयर में कोई दिक्कत होगी तो कंडक्टिव, बेसिकली जो कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा। सो सही बात है, राइट, ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। जब मिडल ईयर बेकार हो जाएगा, मिडल ईयर में इम्पेयरमेंट हो जाएगा तो क्या होगा, इनर ईयर तक जो है साउंड नहीं पहुंचेगा, राइट, इम्पेयर हो जाएगा। दैट्स वाई फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस इज कॉज्ड बाय इम्पेयरमेंट ऑफ एट्थ क्रेनियल नर्व। जो सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस है ना, बेसिकली हमारा कहाँ पर जो कोक्लिया वाला पार्ट होता है, राइट, कोक्लिया वाला पार्ट ये था हमारा इनर ईयर के अंदर, ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ पर हमारा सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है। कंडक्टिंग कहाँ पर था, मिडल ईयर में, सेंसोरी न्यूरल कहाँ पर है, इनर ईयर में, ठीक है। तो ये वाला जो लॉस होता है ये क्या होता है, इम्पेयरमेंट ऑफ एट्थ क्रेनियल नर्व। एट्थ क्रेनियल नर्व का नाम क्या है वैसे, एट्थ क्रेनियल नर्व का नाम होता है वेस्टिब्यूलो कोक्लियर। दिस इज द एट्थ क्रेनियल नर्व। अब यहाँ पर कोक्लियर आ रहा नाम पे देखो आप, है ना। तो बेसिकली क्या होता है, ये हमारे हियरिंग को अफेक्ट करता है। जब भी हमारी एट्थ क्रेनियल नर्व पे कोई दिक्कत आएगी ना तो हमारा जो इनर ईयर है उसमें दिक्कत आएगी, कोक्लिया में दिक्कत आएगी, एंड कोक्लिया खराब होने की वजह से क्या होगा, सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया है, राइट। नेक्स्ट इज बोन कंडक्शन इज बोथ ईयर्स, दोनों ईयर्स में बोन कंडक्शन इज नॉर्मली ऑडिबल।
फॉर लॉन्गर पीरियड देन एयर कंडक्शन। गलत है, ये आप याद रखना, रट लो चाहिए चीज, एयर कंडक्शन है ना इज ऑलवेज ऑलवेज लॉन्गर देन बोन कंडक्शन। ठीक है, ये आप रट लो, ये स्टेटमेंट रट लो बस, इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा समझने का नहीं है। एयर कंडक्शन हमेशा ज़्यादा होता है बोन कंडक्शन से, दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, अगले में कहता है वेबर टेस्ट जो होता है वो पर्सन विद नॉर्मल हियरिंग, जिनको नॉर्मल हियरिंग होती है उनमें वेबर टेस्ट में दोनों कान में इक्वली सुनाई देता है ना, साउंड बेसिकली दोनों कानों में इक्वली आती है, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। वेबर टेस्ट में जब भी आप वेबर टेस्ट चेक करोगे तो पेशेंट को हियरिंग जो होगी दोनों में साउंड इक्वली सुनाई देगी, दोनों कानों में इक्वल साउंड सुनाई देगी। तो द करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि उसने हमसे पूछा था नॉट करेक्ट, एंड फॉल्स स्टेटमेंट इज ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा अच्छा है हमारे पास में, यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं है, थाम्ब्यूटोल हमारा ऑप्शन नहीं था इस क्वेश्चन में, राइट। ओके, सो द क्वेश्चन वाज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी टीबी ड्रग कॉजेज ऑटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला है ऑटोटॉक्सिसिटी कौन सा ड्रग करेगा, एंटी टीबी ड्रग की बात कर रहे हैं, फ्लोरोक्विनोल करता है क्या, नहीं करता, आइसोनियाजिड बिल्कुल नहीं, पायराजिनामाइड बिल्कुल नहीं। अब क्वेश्चन में दिया अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, अब जिन भी लोगों ने एंटी टीबी ड्रग पढ़ा है उन्हें पता होगा कि ऑटोटॉक्सिसिटी कौन करता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन कॉजेज द ऑटोटॉक्सिसिटी, दैट्स व्हाई स्ट्रेप्टोमाइसिन शुड बी द आंसर, लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑप्शन में नहीं दिया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, अमाइनो ग्लाइकोसाइड, क्योंकि स्ट्रेप्टोमाइसिन अमाइनो ग्लाइकोसाइड से ही बिलोंग करता है, राइट। अमाइनो ग्लाइकोसाइड वाली जो क्लास है ना उसी क्लास से ये बिलोंग करता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, दैट्स व्हाई इट इज द आंसर, सो ऑप्शन ए इज द आंसर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि क्या एडवांटेज है ड्रग पाउडर इनहेलर का। ड्रग पाउडर इनहेलर, देखो क्वेश्चन में वो कंफ्यूज कर रहा है, जहाँ पर आपको ड्रग पाउडर इनहेलर दिया है, मीटर्ड डोज इनहेलर नहीं दिया, ये ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा सीओपीडी के पेशेंट में हम लोग जो ड्रग पाउडर इनहेलर दे रहे हैं उनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट कहती है कि जो ड्रग पाउडर इनहेलर है, जो डीपीआई है, वो लेस मैनुअल है ना, लेस मैनुअल डेक्सटेरिटी इज नीडेड, तो मैनुअल कम है, लेस मैनुअल है। तो लेस मैनुअल का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, है ना, कि कब सांस ले कब ना ले, आप धीरे से सांस लो, वो नॉर्मली वर्क करता है हमारा जो ड्रग पाउडर इनहेलर है। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट इज थ्रू स्पेसर इजीली एडमिनिस्टर्ड। अच्छा, अब यहाँ पर बोल रहा है स्पेसर लगाने से इजीली एडमिनिस्टर हो जाता है, सुनने में ट्रू लग रहा है ना, लेकिन ध्यान देने की बात क्या है यहाँ पर, यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि हम बात कर रहे हैं ड्रग पाउडर इनहेलर के बारे में, हम मीटर डोज इनहेलर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ये जो स्पेसर लगाया जाता है ना, स्पेसर लगाते हैं मीटर डोज इनहेलर में, और क्वेश्चन आया ड्रग पाउडर इनहेलर के बारे में, सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, बहुत से लोग जो है इसमें ट्रू लगा कर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पेसर पूछा गया है, बट स्पेसर मीटर डोज इनहेलर में हेल्प करता है, ड्रग पाउडर इनहेलर में नहीं करता। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन इज नो नीड टू कोऑर्डिनेट डिवाइस पफ्स विद इनहेलेशन। तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की ऐसा जरूरत नहीं पड़ती। मीटर डोज इनहेलर में क्या होता है, आप जब पफ लगाओगे ना, पफ लगाने से जस्ट पहले, लाइक आपने इंस्पिरेशन स्टार्ट करा, सांस लेने स्टार्ट करा, पेशेंट ने सांस लेते स्टार्ट करते टाइम भी पफ को दबाना पड़ता है, तो एक कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है, किसमें, मीटर डोज इनहेलर में। लेकिन मीटर डोज इनहेलर का क्वेश्चन नहीं है, ये ड्रग पाउडर इनहेलर का क्वेश्चन है, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि यहाँ पर कोई नीड नहीं है कोऑर्डिनेट करने की। ठीक है, नो प्रोपेलेंट इज यूज, कोई प्रोपेलेंट नहीं होता जो पुश करेगा, पफ जो होता है ना, पफ के अंदर प्रोपेलेंट होता है, और प्रोपेलेंट होता है मीटर डोज इनहेलर में, पाउडर्ड इनहेलर में कभी भी प्रोपेलेंट नहीं होता, तो नो प्रोपेलेंट इज यूज्ड, दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो द करेक्ट आंसर विल बी 1, 3 एंड 4। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा फॉन्ट ऊपर नीचे हो गया गाइस, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, राइट। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, बेसिकली ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो पहला ऑप्शन हमारे पास में है मैच द फॉलोइंग में माइक्रोसिटिक एनीमिया। माइक्रोसिटिक एनीमिया में क्या इटियोलॉजी क्या होगी माइक्रोसिटिक एनीमिया की। ठीक है, इटियोलॉजी का मतलब होता है कॉज, तो माइक्रोसिटिक एनीमिया किसकी वजह से कॉज होता है,
इट इज ड्यू टू द आयरन डेफिशिएंसी। सो पहला तो हमारा मैच ये बन गया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसकी वजह से होता है? ये होता है विटामिन B12। सो ये हमारा एक और मैच बन गया। पर्नीशियस एनीमिया किसकी वजह से होता है? इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से। और थैलेसीमिया किसकी वजह से होता है? बीटा और अल्फा ग्लोबिन चेंज जो होती है उसकी वजह से। नाउ वी विल मूव ऑन टू द ऑप्शंस। जैसा कि हमें दिया है, ए के साथ 2 होना चाहिए, ए के साथ 2 होना चाहिए, राइट। ए के साथ 2, तो दोनों ही ऑप्शन में 2 आ गया। फिर बी के साथ क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। बी के साथ 3 होना चाहिए। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थे वाला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एंजाइना अकर्स एट रेस्ट? उसने बोला रेस्ट पे कौन सा होगा, ठीक है। अकर्स एट रेस्ट ड्यू टू स्पाज्म ऑफ मेजर कोरोनरी आर्टरी, ये एक कीवर्ड है यहाँ पर, मेजर कोरोनरी आर्टरी अकर्स एट रेस्ट, 2 कीवर्ड है ना। तो स्टेबल एंजाइना कभी भी रेस्ट पे होता है क्या? नहीं होता। ये कब होता है? एक्सर्शन पे। इट अकर्स ऑन एक्सर्शन। अनस्टेबल एंजाइना रेस्ट पे होता है क्या? यस, इट अकर्स ऑन रेस्ट। बट क्या ये मेजर कोरोनरी आर्टरी में होता है? नो, मेजर कोरोनरी आर्टरी में नहीं होता। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्रोनिक स्टेबल एंजाइना, क्रोनिक स्टेबल एंजाइना में भी क्या होता है? एक्सर्शन पर हमें जो है एंजाइना देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा। दैट्स व्हाई इट इज नॉट द आंसर एंड द करेक्ट आंसर इज प्रिंस मेटल एंजाइना। ठीक है, नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 27। इसमें बोल रहा है कि एक 45 ईयर ओल्ड पेशेंट आया है, एडमिट हुआ है इमरजेंसी में, जिसको कंप्लेन है किस चीज़ की? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की, हाइपोटेंशन की, सांस नहीं आ रही है, बीपी कम है, 2 चीज़ें हो गई। फिर बोल रहा है कि उसका डायग्नोसिस बना है कंजस्टिव हार्ट फेलियर का, कंजस्टिव हार्ट फेलियर और पल्मोनरी इडीमा का उसका डायग्नोसिस बना है। अब आप कौन सा इंटरवेंशन नहीं करोगे? नॉट अप्रोप्रिएट। तो हमें क्या देखना है, कौन सा नहीं करना है। तो ऐसे पेशेंट में आप लूप डायरेटिक लगाओगे क्या? यस, लूप डायरेटिक लगा जाएगा, क्योंकि उसको इडीमा है और इडीमा के केस में हम डायरेटिक्स देते हैं। दैट्स वाई इट इज़ द ट्रू स्टेटमेंट। तो ट्रू स्टेटमेंट हमें फाइंड ही नहीं करनी, हमें तो फॉल्स देखना है। ठीक है, एडमिनिस्टरिंग फ्लूइड्स रैपिडली, भाई उसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में तो ऑलरेडी फ्लूइड बढ़ जाता है, तो यहाँ पर आप लोग फ्लूइड थोड़ी चढ़ाओगे। तो फॉल्स स्टेटमेंट है, यही आंसर होना चाहिए। आगे भी देखते हैं, चलो। कनेक्टिंग ऑक्सीजन फेस मास्क से, ऑक्सीजन दोगे? क्यों नहीं देंगे यार, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है पेशेंट को, ऑक्सीजन नहीं देंगे क्या? सो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। मॉनिटरिंग इनटेक आउटपुट, भाई कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में इनटेक आउटपुट बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, इसलिए ये भी ट्रू स्टेटमेंट है एंड द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, है ना, टेक्निकल क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? फिर से गलत पूछ लिया है, फॉल्स स्टेटमेंट। पायरोसिस का मतलब होता है हार्ट बर्न, ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, बोरबोरिग्मी का मतलब होता है हाइपर एक्टिव बावल, बोरबोरिग्मी का मतलब हाइपर एक्टिव बावल होता है क्या? व्हाट विल बी द आंसर? दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, बोरबोरिग्मी क्या बेसिकली हमारी क्या होती है? बावल साउंड्स होती हैं, जो कि कब देखने को मिलती है? बावल साउंड होती है जो कि हमें हाइपर एक्टिव बावल में देखने को मिलती है। अच्छा, टेनिसमस का मतलब टेरी स्टूल होता है क्या? टेरी स्टूल मतलब कि ब्लैक कलर्ड। ठीक है, ब्लैक कलर का स्टूल आता है क्या? ब्लैक कलर के स्टूल के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? इसके लिए हम यूज़ करते हैं मेलाना। ठीक है, टेनिसमस यूज़ नहीं करते। टेनिसमस क्या होता है बेसिकली? टेनिसमस का मतलब होता है बेसिकली पेशेंट को पेन होगा, क्या होगा? पेन होगा। पेन होगा कहाँ पर? डेफेकेशन के टाइम, यानी कि उसको मोशन पास करते टाइम या पोटी करते टाइम उसे पेन होगा, दैट इज व्हाट इज टेनिसमस, है ना। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि टेरी स्टूल के लिए तो मेलाना वर्ड यूज होता है। स्टैटोथ्रिया, है ना, स्टैटोरिया, फैटी फाउल स्मेलिंग टूल स्टूल इज द ट्रू स्टेटमेंट। तो हमसे पूछा क्या था उसने? नॉट करेक्ट पूछा था, राइट। अब नॉट करेक्ट के हिसाब से आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, टेनिसमस। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेप्टिक अल्सर डिजीज के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? ठीक है, अब मेजर रिस्क फैक्टर क्या होता है पेप्टिक अल्सर डिजीज का? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज गैस्ट्रिक अल्सर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इमीडिएट पेन रिलीफ विद द इंटेक ऑफ फूड, सो दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली फॉल्स। क्यों है फॉल्स ये स्टेटमेंट? पता है, रिलीफ तो मिलता है पेन से, लेकिन गैस्ट्रिक अल्सर में नहीं मिलता। ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर में नहीं मिलता, किस में मिलता है?
डुओडेनल अल्सर में मिलता है। जब भी डुओडेनल अल्सर होंगे ना पेशेंट को, उस पेशेंट को आपको खाना खाने के बाद रिलीफ मिलेगा। उस पेशेंट को, पेशेंट बोलेगा मुझे रिलीफ फील होता है खाना खाने के बाद, तो कौन सा पेशेंट बोलेगा? डुओडेनल अल्सर वाला, गैस्ट्रिक अल्सर वाला नहीं बोलेगा। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ गैस्ट्रिक अल्सर मोस्ट ऑफन अकर इन द एंट्रल पार्ट ऑफ द स्टमक, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। सो इसके हिसाब से आंसर नंबर हमारा बनता है बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर करना है कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही होगी सिरोसिस ऑफ लीवर के लिए। ठीक है, लीवर सिरोसिस की हम बात कर रहे हैं। पहली स्टेटमेंट आती है एक्यूमुलेशन ऑफ सीरस फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी। तो सिरोसिस ऑफ लीवर में पेरिटोनियल कैविटी में तो सीरस फ्लूइड आता है, पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड भर जाता है। ठीक है, एंड इट इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिरोसिस। बेसिकली सिरोसिस जब हो जाता है ना, लीवर सिरोसिस की वजह से होता है क्या, पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड भरने लग जाता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट इज हाइपोएल्ब्यूमिनिया, मतलब कि एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन क्या एक तरह का प्रोटीन होता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन कम हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, कोलोइडल ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एसाइटिस हो जाएगा। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। एल्ब्यूमिन कम होने की वजह से क्या होता है, एल्ब्यूमिन की वजह से ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाता है, एंड ऑनकोटिक प्रेशर कम होने की वजह से क्या होता है कि एसाइटिस हो जाता है, एंड दिस एसाइटिस लीड्स टू व्हाट, लिवर सिरोसिस। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू एंड इट एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। बेसिकली ये जो हमारा मैकेनिज्म है ना वाला, एल्ब्यूमिन वाला, एसाइटिस वाला, ये मैकेनिज्म ही रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड भरने के लिए। यही हमारा जो मैकेनिज्म है ये रिस्पॉन्सिबल है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। स्टेटमेंट 2 जो है करेक्टली एक्सप्लेन करती है स्टेटमेंट 1 को। तो अभी तक के लिए गाइज देखो, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, माफ करना, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, एंड 30 क्वेश्चन हम अभी तक कर चुके हैं। अभी हमारे पास 90 क्वेश्चन और बचे हैं। मैं क्वेश्चन सारे अच्छे से समझा कर चल रहा हूँ, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं पेपर में। प्लीज़ इस चीज़ को समझो, और जो लोग यहाँ तक टिके हुए हैं 30 क्वेश्चन तक, उनसे मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि भाई प्राउड ऑफ यू, क्योंकि बहुत सारे लोग ना ये चीज़ छोड़ देंगे। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर में, उन्होंने छोड़ दिया यहाँ पर। तो दिस इज द पार्ट वन है हमारे क्वेश्चन पेपर का, क्योंकि मुझे भी अब बोलते बोलते लोग लगभग एक घंटा हो चुका है। सो नाउ व्हाट वी विल डू पार्ट नंबर 2 एंड 3 एंड 4। बेसिकली 4 पार्ट में मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लेंथी हो रहा है इस वजह से, एंड सेकंड रीज़न इज कि थोड़ा मैं भी थक जाता हूँ यार बोलने में। सो आई होप यू विल गाइज अंडरस्टैंड। सो दैट इज इट अबाउट द पार्ट नंबर 1 ऑफ दिस वीडियो। पार्ट नंबर 2 में हम क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे, 32 से करेंगे, एंड आगे हम कंटिन्यू करेंगे, राइट, 31 से लेके सीधे 60 तक जाएंगे इन द नेक्स्ट वीडियो पार्ट नंबर 2 में। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, एंड कल एक नई वीडियो आएगी जिसमें हम 31 से 60 तक क्वेश्चन करेंगे। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जैसा कि आप देख सकते हो जहाँ पर मेंशन है क्लियरली सारी चीज़ें। सेम क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ आपको, राइट। ये पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराया हुआ है। सो ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, कोई मेमोरी बेस नहीं है। सो आई होप आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी होगी। पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 के लिए बने रहें चैनल पर, एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे। We'll see you guys in the next part number 2. And one more thing I would tell you, proud of you because you are not giving up on this lecture. देखो, कहीं से भी आप पढ़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे चैनल से क्वेश्चन पेपर करो या कहीं से भी करो। मेरे चैनल पर जब मैं क्वेश्चन पेपर कराऊंगा, वीडियो लेंथी होगा, ठीक है। वी आर फाइटर्स हियर, ठीक है, फाइट करनी पड़ती है चीज़ों को करने के लिए, और नोट सेट कोई हलवा नहीं है, सबको पता है नोट सेट का एग्जाम टफ होता जा रहा है। कॉन्सेप्ट बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिन भी लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है, वो लोग, उन सबको मैं कहना चाहता हूँ प्राउड ऑफ यू, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट नंबर 2।